नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लोअर पीसीएस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो है कंप्यूटर जीके। आप सभी लोगों की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कंप्यूटर जीके के भी क्वेश्चंस को कराया जाए, तो मैं इसमें सीधे सीधे जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको लाया हूँ। ये MCQ फॉर्मेट में है और इस सीरीज में हम कुल 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे और बहुत इजी भी क्वेश्चन होंगे। तो दोनों तरह से आप अपना परीक्षण कर सकते हैं और मेरे साथ ही साथ जो है अगर आप लाइव देख रहे हैं या जो है ऑफलाइन देख रहे हैं, दोनों ही तरीके से आप जो है अपना स्कोर बता सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आज पहले पार्ट में हम जो है 25 क्वेश्चंस को करेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कंप्यूटर जीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जीके सेक्शन में आना तय है, इसलिए कंप्यूटर जीके को अन्य सोर्सेज से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि UPSSC में जो सिलेबस में लिखा है उनसे चीजें जरूर पूछी जाती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है, जिसके बारे में आप लोग अपडेट होंगे। और मैं आप सभी से जो है गुजारिश करना चाहता हूं कि डिकोड एग्जाम का ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए और उसको रजिस्टर करके उसमें जो भी डेमो टेस्ट, अगर आप जो है आपने टेस्ट सीरीज कोई नहीं ली थी तब भी आप डेमो टेस्ट जो है एक PCS प्री का और एक लोअर PCS का, ये आपके लिए ओपन है। कम से कम डेमो टेस्ट जरूर दीजिए। और PCS प्री का जो लोग लोअर भी देने जा रहे हैं, PCS प्री का 150 क्वेश्चंस का डेमो टेस्ट का PDF आप जो है ऐप में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। जो लोग PCS प्री के टेस्ट सीरीज में रजिस्टर होना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, तो आप इनरोल हो सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल PCS 2019 लिखकर जो है इस नंबर पर भेज देना है अगर आपको कोई क्वेरी हो। और अगर आप हमारे ऐप के यूजर हैं या वेबसाइट के यूजर हैं तो सीधे जो है आप टेक्स्ट सेक्शन में जाइए, डिकोड एग्जाम की वेबसाइट खोलिए या डिकोड एग्जाम का ऐप खोलिए, टेक्स्ट से जहां पर टेस्ट का उसमें टैब बना हुआ उसमें जाइए, उसमें लोअर PCS और PCS प्री 2019 दोनों ही दिए होंगे। तो आपको जो है UPSSC प्री 2019 के अंदर जाना है टेस्ट में और वहां पर आप डेमो टेस्ट को जो है आजमा लीजिए। डेमो टेस्ट को करके देखिए 150 क्वेश्चंस को, उसकी PDF भी डाउनलोड कर लिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ जो है जो बात हम कहते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, तो अगर आपको उन मानकों पर और अपने इस अनुसार जो है अच्छा लगता है, खरा उतरता है आपको, तो जो है आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर जो है आपके सामने है। आपको कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पर 9506742546 इस पे जो है आप कॉल करके भी अपनी बात को जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेगमेंट। अब आप लोग उत्तर देने को तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाणिज्यिक प्रयोग यानी कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध कराया गया पहला विश्व का कंप्यूटर कौन सा था? तो ये कंप्यूटर कौन सा था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कॉमर्शियल यूज के लिए सबसे पहला कंप्यूटर जो उपलब्ध कराया गया था वो था यूनिवॉक। यूनिवॉक के बारे में और जानते हैं। तो यूनिवॉक, जिसे यूनिवॉक के इसको 1 भी कहते हैं, यूनिवॉक 1 या साधारण नाम इसका यूनिवॉक है। ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए यानी कॉमर्शियल यूज के लिए किया गया था। और प्रथम यूनिवॉक वर्ष 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। आप जो है अगर आपको लगता है कि मैं तेज चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके जो है ऑप्शन पढ़ सकते हैं आराम से। तो प्रयोक्ता यानी यूजर के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच, यानी प्रोग्राम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में निम्नलिखित में से कौन मध्यस्थता का काम करता है, यानी कौन एक मीडिएटर के रूप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच जो है मीडिएशन का काम यानी मध्यस्थता का काम करता है। अगला,
अब इसमें इस उपयोग के आधार पर यानी उपयोगकर्ता यानी यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा जाता है दो भागों में। एक होता है सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज में जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में एक ही यूजर, जैसा उसका नाम से स्पष्ट है कि एक बार में एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। और जिसका उदाहरण क्या है, जैसे विंडोज 95, 98, डॉस सिस्टम, ये सभी इसके उदाहरण है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी ऑपरेटिंग यूजर सिस्टम कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स और जो है विंडोज के कुछ आधुनिक वर्जन है, ये सभी जो है मल्टी यूजर जो है सिस्टम है। अब अगर काम करने के मोड पर यानी वर्किंग मोड पे बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें आप माउस या इस तरह से कमांड नहीं दे सकते, इसका सीधा सा मतलब यही है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा काम किया जाता है, यानी जितना जो भी कमांड देना है उसको आप टाइप करके ही कमांड दे सकते हैं। और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अच्छा उदाहरण क्या है, MS DOS। तो आप अगर सब कुछ भूल जाए तो आपको यह याद रखना है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण क्या है, MS DOS, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार का आएगा। अब बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग आजकल जो है कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, वो किस पे होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होते हैं, जिसमें हमको जो है सामने स्क्रीन भी दिखती है, माउस, कीपैड और बाकी जो है इनपुट डिवाइसेस से जो है उस पर अपना कमांड दे सकते हैं। और उसमें पूरा जो है मेन्यू होता है, सब कुछ एक के बाद एक खुल के आता है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किन या किस माध्यमों के द्वारा सोशल नेटवर्क साइट्स का उपयोग किया जा सकता है। यानी सोशल नेटवर्क साइट्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी अपलोड और शेयर कर सकते हैं। यानी जो है हम ये सभी काम जो है किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे आजकल कर सकते हैं। तो वीडियो, ऑडियो एवं टेक्स्ट सभी माध्यमों द्वारा सोशल नेटवर्क साइट्स का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लाई गई थी। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, 2012, 13, 14 और 15। इसमें से किस वर्ष लाई गई थी, 2013 में। 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भारत सरकार द्वारा पारित की गई थी। तो समूचे विश्व में जब जो है साइबर नियमों के उल्लंघन के लिए एक बहस मची हुई थी और सारे बहुत ज़्यादा जो है भारत में भी इसके मामले बढ़ने लगे, तो भारत सरकार के जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 को लॉन्च किया था। आगे चलते हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें अगर कभी इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि साइबर सुरक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं वो 14 हैं। बस ये एक जो है छोटा सा फैक्ट है। वह कंप्यूटर क्या कहलाता है जो कंप्यूटर में आपके द्वारा किए गए कार्यों को हर क्षण रिकॉर्ड करता है। यानी ऐसा कंप्यूटर जो आपके कार्यों को, जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करता हुआ चलता है। तो ऐसा कंप्यूटर क्या कहलाता है, की लॉगर। इस कंप्यूटर को हम की लॉगर कहते हैं, जो हर क्षण कंप्यूटर में किए जाने हुए कार्यों को रिकॉर्ड करता चलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न, ट्रोजन। आपने नाम बहुत सुना हुआ है, तो ट्रोजन प्रोग्राम से क्या तात्पर्य है, ट्रोजन होता क्या है। तो ट्रोजन जो है कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रोग्राम है। यानी ये जो है सीधे सीधे जो है नेटवर्क पे अटैक करता है, एक तरह का वायरस जैसा ही ये भी है, लेकिन ये जो है सीधे सीधे कंप्यूटर के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन प्रोग्राम से तात्पर्य है कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आज का, पहली सोशल मीडिया साइट
कब लॉन्च हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले जो है सोशल मीडिया साइट जो है 1997 में लॉन्च हुई थी। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी जो है सोशल मीडिया साइट थी। इसका नाम था 6 डिग्री, जो 1997 में एंड्रयू वेनरिच ने बनाया था। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसने बनाया था, किस वर्ष बनाया था और पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा कब उत्पन्न होता है, यानी कब ये माना जाता है कि अब हमारा डाटा असुरक्षित हो गया है। तो पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडस बदल देती है, तब माना जाता है कि हमारे डाटा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा तब उत्पन्न माना जाता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडेसेस के लिए बदल देती है। अब ये सभी चीजें जो है साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर अपराध से बचाने के लिए भी काम किया जाता है। अब साइबर सुरक्षा के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एप्लीकेशन की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, आपातकालीन सुरक्षा, ऑपरेशन की सुरक्षा और यूजर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, मोबाइल क्लाउड। ये सभी जो है साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व हैं। अब साइबर हमलों के प्रकार, इनसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मॉलवेयर क्या है, रैंसमवेयर क्या है, फिशिंग क्या है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको देखेंगे। तो रैंसमवेयर क्या है? यह एक तरह का एक वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टमों में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम खराब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसके बाद सिस्टम को छोड़ता है। तो इस तरह के अभी जो है रिसेंट जो है रैंसमवेयर जो है आए थे। आप कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में जो रैंसमवेयर चर्चा में था उसका क्या नाम था, क्योंकि उसमें होता क्या है, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, डाटा को चुरा लिया जाता है और ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों के केस में किया जाता है क्योंकि उनका डाटा बहुत कीमती माना जाता है और उसके बाद उनसे जो है एक बड़ी रकम मांगी जाती है। जब वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है उनके पास तो वो उनका जो है कंप्यूटर हैंड ओवर कर देते हैं। मालवेयर, ये कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि कोई कंप्यूटर वायरस हो, वर्म हो, ट्रोजन, ये सभी जो है मालवेयर के ग्रुपिंग में आते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये जो है सोशल तरीके से जो है, यानी जो है आपको फोन कॉल आई, आपका एटीएम का पिन पूछ लिया गया, आपका नेट बैंकिंग का जो है कोड और यूजर नेम पासवर्ड जान के जो है आपके जो है पैसा जो है बैंक से निकाल लिया गया या आपकी जो है कोई भी निजी जानकारी को जो है उड़ा दिया गया। तो ये जो है सोशल इंजीनियरिंग इसमें आती है। और आखिरी में जो है एक टाइप होता है फिशिंग, पूछा भी जा चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है ये। तो फिशिंग क्या होती है? फिशिंग का सीधा संबंध ईमेल से होता है। फ्रॉड वाले ईमेल आपको भेजे जाते हैं जिसमें लॉटरी आपने जीत ली या कोई लिंक दे दिया जाता है कि इस पर क्लिक करिए तो आप जो है लाखों रुपए जीत सके। तो इस तरह से एक लालच देके जो है ईमेल से जो है आपकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, या कोई जो है बहुत सस्ती वस्तु का लिंक दे दिया जाता है। कोई 10-50 हज़ार की चीज़ है, आपको कहा जाता है ये 5,000 में मिल रही है, आप इस लिंक पर क्लिक करिए और अपना सारा जो है आप जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डाटा भर डालते हैं तो आपका जो है जो आपकी बैंक की सिक्योरिटी है पूरी तरह से वो क्रैक कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको सीआरटी फिन भी कहते हैं, इसका गठन किस लिए किया गया है? तो ये भी साइबर सुरक्षा से ही संबंधित एक जो है हो गया। तो इसमें क्या क्या आता है? वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए है ये, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए भी है यानी इंटरनल मामलों में, और सीमावर्ती सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है, इन सभी को जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा मैनेज किया जाता है। सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो किसी कंप्यूटर की गोपनीय सूचनाओं को अनाधिकृत रूप से जानने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इजी है, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये क्या है? मालवेयर। अभी मैंने बताया जो है
कि आपकी जो है गोपनीय सूचनाओं को अनाधिकृत जानने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सभी मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र भी किया कि CRT फिन, इसके गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये गठन किया गया था वर्ष 2017 में, 12 से 15 नवंबर 2017 के मध्य जो है 15वां एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन हुआ था और इसी में जो है इसके गठन की घोषणा की गई थी। किस मेमोरी को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो अब हम लोग मेमोरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दो जो है किस मेमोरी को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो रिफ्रेश किसको करना पड़ेगा? जो बार बार चेंज होने वाली हो, यानी डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब हम इसकी व्याख्या में सारी तरह की मेमोरी के बारे में प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। सूचनाओं को पढ़ने के लिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब जो मेमोरी का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो तरह से, एक तो हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि CPU द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे डाटा या प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। CPU द्वारा क्रियान्वित करने के बाद प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डाटा को हटाकर नए डाटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होते जाते हैं और प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो पहले टाइप की जो मेमोरी है यानी प्राइमरी मेमोरी, उसमें कितने प्रकार होते हैं? उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो रैम हो गया, दूसरा रोम हो गया और तीसरा जो है कैचे। तो ये 3 तरह की मेमोरी जो है आपको पढ़नी है और इसके भी जो सब पार्ट है वो भी पढ़ने हैं। मेमोरी से एक क्वेश्चन जरूर आता है अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा रहा हो। तो चलिए देखते हैं। रैम, सभी को फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? ये एक अस्थाई यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आपने काम किया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो जो उसमें रैम में जो है जो कुछ भी स्टोर था वो नष्ट हो गया। यानी जो है कंप्यूटर के बंद होते ही उसमें जो स्टोर डाटा होता है वो सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। और इस रैम की क्षमता जो है 64 मेगाबाइट से लेकर 4 गीगाबाइट तक होती है। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई कि एक जो है वोलाटाइल मेमोरी है, यानी ये स्थायी प्रकृति की नहीं है। अब जो रैम है इसके भी टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है? डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम, जिसके बारे में हमने बात की, में स्टोर सूचना कुछ ही मिलीसेकंड के बाद पुनः लिखना पड़ता है, नहीं तो ये सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। मतलब डायनेमिक रैम जो अस्थायी रूप से जो मेमोरी को स्टोर भी करती है वो मिली सेकेंड्स में जो है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खत्म होती जाती है। डायनेमिक रैम की स्टोर क्षमता अधिक होती है, डायनेमिक रैम की गति कम होती है और डायनेमिक रैम सस्ती होती है। सब इसकी विशेषताएं हो गई। स्टैटिक, तो नाम से स्पष्ट है कि वो स्टैटिक है यानी स्थैतिक है। तो स्टैटिक मेमोरी में सूचना को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें स्टोर सूचना तब तक बनी रहती है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक स्टैटिक रैम में जो कुछ जो सेव हुआ है ऑटोमेटिक वो सेव रहेगा। स्टैटिक रैम की स्टोर क्षमता कम होती है, स्टैटिक रैम की गति अधिक होती है और स्टैटिक रैम जो है महंगी होती है। तो ये जो है डायनेमिक और स्टैटिक रैम में अंतर भी हो गया। अब दूसरे तरह का जो है प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आ गई? रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जो पहले से जो है उसमें सारी सूचनाएं स्टोर हैं और उसको बदला नहीं जाता है, वो जो है लाइट जाने पर या कंप्यूटर ऑफ होने पर बंद नहीं होती है। वो एक स्थायी टाइप
की मेमोरी है। तो ये क्या है, स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर पे बंद करने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। कंप्यूटर को ऑन करते ही रोम में स्टोर प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित होने लगते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी उपकरणों की जांच करके उन्हें सक्रिय अवस्था में लाते हैं। रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस कहते हैं। अब यहीं पे बायोस का जो है फुल फॉर्म भी जान लीजिए, पूछा भी जा चुका है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस। अब रोम के भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी, पहले का पी रोम। तो पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम में प्रारंभ में खाली होती है और इसमें उपयोगकर्ता विशेष उपकरणों से अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। एक बार प्रोग्राम स्टोर हो जाने के बाद उनको बदला या हटाया नहीं जा सकता है। तो ये जो है पी रोम हो गया। और ईपी रोम इरेजेबल यानी इसको मिटाया जा सकता है। बस इसका आपको यही शब्द ज़्यादा जो है ध्यान रखना है कि इसमें अंतर क्या है कि ये इरेजेबल है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह मेमोरी पी रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें स्टोर प्रोग्राम को पराबैंगनी यानी यूवी रेस की सहायता से हटाया जा सकता है और फिर उसे लिखा जा सकता है। इसका अगला प्रकार क्या है, ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी जो है ईईपी रोम की ही तरह होती है, लेकिन इसमें जो स्टोर प्रोग्राम को जो है इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, यानी विद्युत की सहायता से, विद्युत विधि से हटाया जा सकता है और उसे फिर से लिखा जा सकता है। और ईपी रोम में क्या विशेषता थी कि इसे अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से ही इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक अंतर भी उसका हो गया। अब प्राइमरी मेमोरी में जो तीसरे टाइप की मेमोरी होती है जिसको फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं, वो कौन सी मेमोरी है, कैचे या कैश मेमोरी। किसी हिंदी में कैश लिखते हैं कहीं कहीं पर। तो ये मेमोरी क्या होती है, ये बहुत ही तेज मेमोरी होती है और ये कंप्यूटर में एक्युमुलेट होती रहती है। इसके द्वारा डाटा को स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो ये डाटा को भी स्थानांतरित करता रहता है। मान लीजिए आप जो है MS ऑफिस पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप बीच में आपने सेव बटन नहीं भी दबाया होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी जो है एकदम से वो फाइल क्लोज हो जाती है तो फाइल उसको रिकवर हो जाती है। आप जब MS ऑफिस दोबारा खोलते हैं तो उसका जो है एक अनसेव्ड वर्जन जो है ओपन हो जाता है, जिसमें जो है किस वजह से होता है, कैचे की वजह से। तो कैचे मेमोरी जो है इस तरह से उसको अस्थायी तौर पे उसका स्टोरेज करती रहती। अगला जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी। तो इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, यानी आप जो पेन ड्राइव यूज करते हैं, बाहर से कोई हार्ड डिस्क यूज करते हैं, ये सभी जो है इसमें आती है। इस मेमोरी में सूचना जो है कंप्यूटर के बंद होने पर जो है इरेज नहीं होती, क्योंकि वो तो बाहरी मीडियम पर स्टोर है, इसलिए ये एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। अब इसके उदाहरण प्रायः बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो कौन कौन से उदाहरण हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD ड्राइव, DVD डिस्क यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, BRD जिसको ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी के ही जो है मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता यानी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है किसी भी प्रिंटर की, उसको हम किस तरीके से किस यूनिट में नापते हैं, तो उसको हम DPI में नापते हैं, डॉट पर इंच। प्रिंट क्वालिटी को डॉट्स पर इंच में नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्ति अथवा समूह को क्षति पहुंचाता था या पहुंचाने का प्रयास करता, तो ऐसे जो है व्यक्ति को साइबर टेररिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP पता निर्दिष्ट करता है, यानी IP जो है एड्रेस की तरफ ट्रांसफर करता है, तो ये कौन सा जो है प्रोटोकॉल है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हो गया DHCP। इसी तरह से आप और भी जो है शॉर्ट फॉर्म जो है वो देख लीजिए। IP को क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं।
आरपीसी को रिमोट प्रोसीजर कॉल कहा जाता है, और HTML जो कोई वेब पेज की लैंग्वेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है प्राय फुल फॉर्म जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो DHCP प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस का पता निर्दिष्ट करता है। अब सवाल उठता है कि जो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये होता क्या है। तो अगर इसको इंग्लिश में कहें, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट ओवर द इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में FTP क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पहचानना। इसमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आप जानते ही, ये सब जो है सॉफ्टवेयर हैं। और अगला है PL को किस सॉर्ट के फॉर्म के लिए यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर SQL का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है SQL का फुल फॉर्म हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है और यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विषम क्या है। इनमें से यानी 3 चीजें जो है एक तरह की हैं और एक जो है इसमें से अलग है, यानी आपको ऑड वन आउट करना है। तो इसमें से अलग क्या है, SNMP। कैसे अलग है, SNMP क्या होता है, ये नेटवर्क उपकरणों के रखरखाव से संबंधित होता है। अब एक एक का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि फुल फॉर्म जो है आना जरूरी है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP या POP जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, और SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सभी के फुल फॉर्म है जो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, विषम का चयन कीजिए, यानी इनमें से जो है क्या जो है ऑड है इसका हमको चयन करना है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं इसमें से क्या ऑड है। इसमें से ऑड क्या है, रोम। बाकी फ्लॉपी डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क ये क्या है, ये सभी जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है एक प्राइमरी मेमोरी है और फ्लॉपी डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क जो है ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। विंडोज NT, जिस तरह से विंडोज के नेटवर्क नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, तो विंडोज NT का यहाँ पर क्या मतलब होता है ये भी पूछा जा सकता है कभी। तो NT मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, इसका नाम दिया गया है विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है मल्टी प्रोसेसिंग को ये सपोर्ट करता है। ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टी प्रोसेसिंग को। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 27 जुलाई 1993 को इसे रिलीज किया गया था, जो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्य अवयव उत्तरदायी होता है, यानी जो कंप्यूटर में सारी गणतीय यानी अर्थमेटिक संक्रियाएं करता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं। तो ALU जो है पूरी तरह से जितनी भी लॉजिकल कंपैरिजन होता है उसमें और डिसीजन मेकिंग, ये सभी जो है, और उसके अलावा जो है जो अर्थमेटिकल जो है गणनाएं होती हैं, ये सभी काम जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था लोगो, LOGO। तो ये क्या है, ये विशेष तौर पे जो है बच्चों के सीखने के लिए प्रोग्राम था कंप्यूटर का।
तो एक ये शैक्षिक कंप्यूटर भाषा है। लोगो इज एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड इन 1967, तो इसका ईयर भी याद रखिएगा 1967 में। वैली, फ्रेडरिक सेम्योर पेरपेट एंड कैथिया सोलोमन, इनके द्वारा जो है ये मिलकर बनाया गया था। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो ये सब जो ये प्रोग्राम जो है बच्चों से संबंधित है। अगला, चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया जा रहा था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर की जनरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा एक नजर इसको भी देखते हैं। पहली जनरेशन 1940 से 1956 तक मानी जाती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ईयर है ये आपको हर बुक में डिफरेंट मिलेगा, कहीं पर ये 40 की जगह 42 लिखा होगा, 45 लिखा होगा, लेकिन हम एक सामान्य जो है मान के चलते हैं। तो दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं, ये 1956 से 1964 का दौर था। इसमें जो है ट्रांजिस्टर का युग आया, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। फिर तीसरी पीढ़ी जो 1965 से 1973 तक चली, इसमें एकीकृत सर्किट जो है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी का जो है आईसी चिप का यूज होने लगा। चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन 1973 से 1982 तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी फोर्थ जनरेशन चल रही है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर की, वो आज भी यूज हो रही है। पांचवी पीढ़ी को 1982 से और अब तक की वर्तमान का माना जाता है। क्यों? क्योंकि पांचवी पीढ़ी जो है मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी डॉस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का इनमें से एक कमांड कौन सा है? जो लोग जो है डॉस पे कभी काम किए होंगे, कंप्यूटर में सबसे पहले डॉस ही सिखाया जाता है। तो फॉर्मेट जो है इसका एक कमांड होता है, बाकी जो है ये जब चीजें जो है इसके कमांड से संबंधित नहीं है। डॉस का अर्थ क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्ग है। 1981 से 95 15 साल तक IBM PC द्वारा कॉम्पैक्टिकल बाजार पर जो है डॉस एक निर्णायक स्थिति में रहे हैं। यानी पहले जितने भी जो है कंप्यूटर शुरुआती थे, ये 15 सालों के बीच 81 से लेकर 95 के बीच में वो डॉस पे ही बेस्ड होते थे। फिर उसके बाद जो है विंडो का दौर आ गया 1995 98, इनमें भी डॉस चलता रहा। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डॉस पर आधारित संस्करण का हिस्सा अभी भी सभी में होता है। आप अभी भी चाहें तो अपने विंडोज 10 को भी डॉस पर जो है खोल सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो डेटा की स्थिति जो है DBMS में जो है मेटा डेटा के द्वारा कही जाती है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन और उसके दक्षता पूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा के विश्लेषण, उसकी रचना, क्वेरी, उसको जो है अपडेट करना, डेटाबेस का जो है प्रशासन, अनुमति देना, ये सभी जो है इसके यूज में आता है। तो ये आज पहले पार्ट का जो है अंतिम क्वेश्चन था। आगे जो है 25 क्वेश्चन जो है हम इसी प्रकार से अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए 25 में से। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।